दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में एक सेठ जी के पास 5 ईंट के भट्टे होते हैं। ईंट भट्टों पर काम करने वालों की संख्या तकरीबन 500 से भी ज्यादा होती है। इन मजदूरों में एक नौजवान लड़की, जिसका नाम रचना होता है, वो अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करके काम करने के लिए आती है। दोस्तों, वो लड़की जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है, उतनी ही ज्यादा होशियार और मेहनती भी थी। दोस्तों, सभी मजदूर गांव से ही काम करने के लिए आते थे। रचना जब उनके साथ मिलकर काम किया करती थी, तो वो उन सब में अलग ही नजर आती थी, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी। एक दिन सेठ जी का लड़का बाहर शहर से आता है और भट्टे का मुआयना करने के लिए भट्टे पर पहुंचता है, तो उसकी नजर उस लड़के पर पड़ती है और वो उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है और बस दिन रात उसी के ताक में लगा रहता है कि कहीं उससे कुछ बात करने का मौका मिले। जिस वजह से रचना के माँ बाप की फिक्र बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम था कि कुछ भी गलत हुआ तो इल्जाम उन्हीं के ऊपर आएगा, जिसका अंजाम बहुत भयानक होगा। और आखिरकार ऐसा ही होता है जिसका उन्हें डर था। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी के बारे में। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेठ जी का पूरा नाम सेठ धनराज सिंह होता है। इन 5 भट्टों से अलग उनके पास 300-400 बीघा की खेती होती है। आसपास के क्षेत्र में उनका नाम था, रुतबा था। उनके पास बहुत दौलत शोहरत थी। लोग बड़ी इज्जत किया करते थे। उनकी सब कुछ था। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से उनके 2 बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की अलीगढ़ से MBBS की पढ़ाई कर रही थी और लड़का, जिसका नाम यशवीर सिंह होता है, इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। यशवीर बीटेक करने के बाद एक कंपनी में जॉब करने लगता है। 40-50 हजार रुपए की उसकी सैलरी होती है। तो एक दिन सेठ जी उससे कहते हैं कि बेटा, ये प्राइवेट नौकरी छोड़ दो और हमारा जो व्यापार है उसको संभालो, इसे और आगे बढ़ाओ। अब यशवीर सिंह अपने पिताजी के कहने पर अपनी जॉब छोड़ देता है और अपने घर वापस आकर उनका बिजनेस देखने लगता है और फिर भट्टे के पास बने अपने ऑफिस में बैठना शुरू कर देता है। एक दिन वो भट्टे पर ऐसे ही चहल पहल रहा था, तभी उसका ध्यान एक लड़की की तरफ जाता है, जो कि मिट्टी में पानी डालकर उसे फावड़े से उलट पलट रही थी और पैरों से मसल रही थी। उसी में वो लगी हुई थी। पसीना उसके बदन से पानी की तरह टपक रहा था, लेकिन वो फिर भी कड़ी मेहनत से अपने काम में लगी हुई थी। यशवीर उसको देखता है तो बस एक नजर देखता ही रह जाता है। पसीने से उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था और हाथ पैरों को धूल मिट्टी लगी हुई थी। वो कोई और नहीं, रचना ही थी। जैसे ही रचना यशवीर सिंह को देखती है, तो वो मिट्टी से बाहर निकलकर पास ही पड़े अपने दुपट्टे को उठा लेती है और अपने सर पर ओढ़ लेती है। कुछ देर रचना को देखने के बाद यशवीर वहां से वापस चला जाता है। अब अगली सुबह वो फिर से वहां जाता है। रचना वही मिट्टी को मसल रही थी, जिससे कि ईंटों को पाटा जा सके। जैसे ही उसकी नजर सेठ जी के बेटे पर पड़ती है, तो वो फिर से अपना दुपट्टा उठाकर ओढ़ लेती है। दोस्तों, रचना ऐसे ही अपने माँ बाप के साथ काम में हाथ बटाया करती थी। वो तीसरे दिन जब भट्टे पर जाता है, तो उसको रचना कहीं नहीं दिखाई देती। ना तो उसके माँ बाप भट्टे पर होते हैं और ना ही रचना। वो पूरे भट्टे का कोना कोना छान लेता है, लेकिन रचना का कोई नामो निशान नहीं मिलता। उदास होकर वो वापस अपने ऑफिस लौटता है। वो काफी थक चुका था, तो बस अपने ऑफिस की एसी चालू करता है और कुछ देर वही आराम करता है। शाम में वो फिर से रचना को देखने के लिए जाता है। जहां वो खाना खाते थे, सोते थे, वही सब जगह पर ढूंढता है, लेकिन उसको कहीं नहीं मिलती। दोस्तों, 10 दिन तक वो ऐसे ही रोजाना आता है और उदास चेहरे के साथ वापस लौट जाता। 11वें दिन जब वो फिर से जाता है, तो वो लड़की उसको वही काम करते हुए दिखाई दे जाती है। उसको देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और फिर उसके पास जाकर कहता है कि यार, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तो रचना कहती है
कहीं नहीं, हम तो यही काम कर रहे थे। तो वो बोलता है कि मैं तो रोजाना यहां आता था, तुम तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। इतने में वहां रचना के मम्मी पापा आ जाते हैं और यशवीर सिन्हा को प्रणाम नमस्ते करते हैं, क्योंकि वो लोग जानते थे कि सेठ जी का बेटा है, उसका बड़ा आदर सम्मान करते हैं। तो वो उनसे पूछता है कि आप लोग यहाँ कितने समय से काम कर रहे हैं। तो रचना के पिताजी कहते हैं कि छोटे मालिक, हमें यहाँ 20 साल हो गए हैं काम करते हुए। फिर वो रचना के बारे में जानकारी लेता है तो वो बताते हैं कि ये हमारी बिटिया है। यश कहता है कि बहुत ही मेहनती है, बहुत लगन से अपना पूरा काम करती है। यहाँ की लड़कियां तो इतना काम कर रही हैं और हमारे घर की लड़कियां तो आटा भी ना गूंद पाए। और फिर ये तो पूरा एक बोगी मिट्टी है, ये बेचारी इसको मसलती रहती है। तो उसके माँ बाप बोलते हैं कि हाँ, छोटे मालिक बहुत काम करती है, बहुत मेहनती है। तो यश कहता है कि आपकी लड़की तो बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों, इतना सुनने के बाद रचना यश को थैंक यू बोलती है अंग्रेजी के 2 अल्फाजों को। जब रचना के मम्मी पापा सुनते हैं तो उनको बहुत गर्व महसूस होता है और वो बोलते हैं कि छोटे मालिक, हमारी बेटियां पढ़ी लिखी भी है। ये बचपन से ही अपने नानी के घर रहती थी, वहीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ी है। जब इसकी नानी की मृत्यु हो गई तो हमने इसे वापस बुला लिया। अब ये हमारे साथ यही रहती है और बस 1-2 साल में इसकी शादी कर देंगे, फिर अपने ससुराल में चली जाएगी। अब जब रचना के माँ बाप ने उसकी तारीफ की और बताया कि पढ़ी लिखी होशियार है, तो यश उससे पूछता है कि कौन से सब्जेक्ट से तुमने अपनी 12वीं की परीक्षा पूरी की है। तो रचना बोलती है कि मैंने साइंस मैथ से पढ़ाई की है। इतना सुनने के बाद यश हैरान रह जाता है और कहता है कि मैथ तो बड़ा मुश्किल और कठोर सब्जेक्ट है। तो रचना बोलती है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है मैथ। और उसने बोला अच्छा। और फिर वो पूछता है कि तुमसे टेबल यानी पहाड़े कहां तक याद है। तो रचना बोलती है कि 100 तक याद है। तो यश मुस्कुराते हुए बोलता है कि 100 मतलब 10 ढाई 100 वाला। तो रचना ने कहा कि नहीं, 100 1000 वाला पूरा याद है मुझे। दोस्तों, अगर आप किसी से कह दे कि मुझे 20 तक पहाड़े याद है, तो सामने वाला इंसान तुरंत आपकी क्लास लेना शुरू करेगा और अच्छा कहेगा कि सुनाओ 17 का पहाड़ा, सुनाओ 19 का सुनाओ। तो ऐसे ही यश ने उससे फौरन कहा कि अच्छा ठीक है, 63 का सुनाओ, 65 का सुनाओ, 75 का सुनाओ। रचना फटाफट उसको पहाड़े सुना देती है और वो बस फोन में कैलकुलेटर ही करता रह जाता है। वो देख रहा था कि सही सुना रही है या गलत। दोस्तों, जब उसने एक एक पहाड़ा बिल्कुल सही सही सुनाया तो यश अचंभे में पड़ जाता है। वो उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। फिर वो बोलता है कि क्या तुम इस ईंट का क्षेत्रफल निकाल सकती हो। तो वो कहती है, ईंट क्या चीज है, मैं तो आपके पूरे भट्टे का क्षेत्रफल निकाल सकती हूं। आप कहें तो इस चिमनी का क्षेत्रफल निकाल दो, आप जहां रोज बैठते हैं उस ऑफिस का क्षेत्रफल निकाल दो, हर चीज का क्षेत्रफल में आसानी से निकल सकती हूं। यश भी पढ़ा लिखा था तो वो उसकी बातों को समझ जाता है और भी कुछ सवाल जवाब उससे करता है। बहुत ज्यादा वो उससे इंप्रेस हो जाता है। अब दोस्तों, रचना के माँ बाप भी वहीं खड़े उनकी सारी बात सुन रहे थे। फिर वो यशवीर जी से पूछते हैं कि साहब कैसी है, हमारी बेटी कुछ पढ़ाई लिखाई जानती भी है या नहीं। तो बोलता है कि क्या ही बताओ आपको, चाचा जी बहुत ही टैलेंटेड है, आपकी लड़की आपकी समझ में शायद नहीं आएगा, लेकिन ये कोई भी इम्तिहान बड़ी आराम से पास कर सकती है, इतनी पढ़ी लिखी और होशियार है, सचमुच में ये बहुत अद्भुत है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर वो रोजाना उसके पास आता है और घंटों उससे ऐसे ही बातें करता रहता है, कभी कुछ बात तो कभी कुछ बात। धीरे धीरे दोनों को आंखों आंखों में ही प्यार हो जाता है। अब 2-3 दिन के लिए यशवीर अपनी बहन, जो अलीगढ़ में पढ़ाई कर रही थी, मिलने के लिए चला जाता है। वहां से 3 दिन बाद वापस लौटता है और चौथे दिन भट्टे पर जब पहुंचता है तो सीधा रचना के पास जाता है। आज रचना थोड़ी उदास दिख रही थी। फिर वो जब उसको देखता है तो खुश हो जाती है और पूछते हैं कि आप बिना बताए कहां चले गए थे। तो उसने बोला कि बताने की क्या आवश्यकता है। तो लड़की कहती है कि नहीं, यहां आपका कोई इंतजार कर रहा था।
तो यश पूछता है कि कौन? तो उसने बोला कि थी कोई लड़की आपके यहां काम करने वाली मजदूर। वो समझ जाता है और बोलता है कि क्या बात है, क्या तुम सचमुच मेरा इंतजार कर रही थी? तो उसने बोला, अच्छा, ऐसे तो मैंने भी तुम्हारा 10 दिन तक इंतजार किया था, तब तुम कहां चली गई थी? तो वो कहती है कि हमें दूसरे भट्ठे पर भेज दिया गया था। वहां काम थोड़ा ज्यादा था, इसलिए हम यहां 10 दिन नहीं थे। उस दिन मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं यही थी। तो फिर यश भी बता देता है कि यार, मैं भी अपनी बहन से मिलने गया था। उसकी शादी जो करनी है उसके लिए लड़का भी देखने जाना है। अभी कल या परसों ही जाएंगे। तो रचना कहती है कि आपकी शादी कब होगी? तो इस पर यश कहता है कि मैं तो पहले ही शादी कर चुका हूं। मैं तो शादीशुदा आदमी हूं। इतना सुनने के बाद रचना की आंखें नम हो जाती है, मानो उसकी कोई अनमोल चीज उससे छीन ली हो किसी ने। अब यश उसकी ऐसी हालत देखता है तो उसके पास जाता है और कहता है कि क्या हुआ? यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुमसे तो रचना कहती है कि नहीं, आप मजाक नहीं कर रहे हो। तो यश बोलता है कि मैं तुम्हारे सर की कसम खाकर कहता हूं कि यार, मेरी शादी नहीं हुई है। मैंने तो बस मजाक में ऐसे ही बोल दिया। रचना कहती है कि मैं कौन होती हूं आपकी, जो आप मेरी कसम खा रहे हो? दोस्तों, यश उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम शायद नहीं जानती कि तुम मेरे लिए क्या हो। इसके बाद दोस्तों दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और फिर एक दूसरे के गले लिपट जाते हैं। अब इन दोनों को किसी बात की कोई फिक्र नहीं रहती कि ये कहां खड़े हैं, कोई उनको देख रहा है या नहीं। और ये 2-3 मिनट तक ऐसे ही एक दूसरे के गले लगकर चिपके रहते हैं। तभी रचना की मां का उठने का समय हो जाता है। वो वहां आ रही थी और अब जब वो इन दोनों को इस हालत में देखती है तो वो कुछ खटपट की आवाज करती है, जिससे कि ये समझ जाए और एक दूसरे से अलग हो जाए। जैसे ही उन्हें आवाज सुनाई देती है, वो दोनों डर जाते हैं और जल्दी से एक दूसरे को छोड़कर पीछे हट जाते हैं। रचना की मां आती है और यश से कहती है कि साहब, आप यहां क्यों आए हो? तेज धूप हो रही है। आपको ऐसे धूप में मजदूरों के साथ रहना ठीक नहीं है। आप अपने ऑफिस में जाकर बैठ जाइए। दोस्तों, यश के वहां से जाने के बाद रचना की मां उसकी बढ़िया से क्लास लेती है और उसको खबरदार करते हुए कहती है कि बिटिया देखो, ये बड़े लोग हैं, इनके चक्कर में पड़ना सही नहीं है। ये बहुत खराब लोग होते हैं। हम तो इनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। अगर सेठ जी को इन सब बातों के बारे में भनक भी लग गई तो वो हम तीनों को जिंदा भट्टे में रुकवा देंगे। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। इसलिए यहां पर कोई अपनी नौजवान बहू बेटी को लेकर नहीं आता है, लेकिन हम तुम्हें यहां लेकर आए क्योंकि तुम पर हमें अटूट विश्वास था। लेकिन रचना, अगर तुम भी ऐसा ही करोगी तो हमारी इज्जत का क्या होगा? तुम इस तरह से यशवीर से बात भी करती हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इन लोगों की जिंदगी अलग है। हमारी जिंदगी से तुम अपनी औकात में रहो बेटा। आगे से बिल्कुल भी सतर्क रहना। ऐसी कुछ भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, रचना ने जिंदगी में पहली बार किसी से प्यार किया था, लेकिन इतनी फटकार के साथ उस पर रोक लगा दी जाती है, उस पर पाबंदियां लगा दी जाती है। लेकिन उधर यश का हौसला अब और भी ज्यादा बढ़ गया था। वो अपनी गाड़ी से बाजार जाता है और रचना के लिए नए नए गिफ्ट और कपड़े खरीदता है। उनको एक सूटकेस में रखता है। फिर अगली सुबह रचना के सामने पहुंच जाता है। रचना आज कुछ उदास थी। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रचना उसकी किसी बात का भी जवाब नहीं देती है। फिर वो कहता है कि क्या बात है, कल जो हमारे बीच हुआ उसको लेकर कहीं तुम नाराज तो नहीं हो? ये देखो, हम तुम्हारे लिए कुछ तोहफा लाए हैं। तो रचना उससे गुस्से में बोलती है कि छोटे मालिक, आप प्लीज मेरे पास मत आया करो। कल मां ने देख लिया था तो मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई थी। अगर आपके पिताजी को इस सब के बारे में पता चल गया तो वो हम सबको जान से मार देंगे। आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए और मुझसे बात मत किया करें। यहां मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। रचना की मां ने उन्हें कल गले मिलते हुए देख लिया था तो वो भी वहां आ जाती है और हाथ जोड़कर कहती है कि साहब, हम गरीब आदमी हैं,
आप हमारे पेट पर लात मत मारिए। पिछले 20 सालों से यही मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन बिता रहे हैं। अगर बड़े मालिक को पता चल गया तो वो हमारी खाल खिंचवा देंगे। वो ये नहीं सुनेंगे कि गलती किसकी है। तो साहब, आप मेहरबानी करके हमारी बेटी का पीछा छोड़ दीजिए। बहुत ही गरीब आदमी है, हमारा कोई और दूसरा सहारा नहीं है, और आपके लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है। आपसे बार बार यही विनती करती हूं कि जो कल आपने मेरी बच्ची के साथ किया वो अब दोबारा कभी मत करना। फिर वो रोने लगती है। इतना सब सुनकर यश वहां से निराश होकर अपने ऑफिस लौट आता है, और फिर रचना भी फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि आज उसके प्यार का अंत हो चुका था। शाम को यश अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी वो उनसे कहता है कि पापा, मुझे शादी करनी है। तो उसके पिताजी धनराज सिंह हंसते हुए कहते हैं कि बेटा कर ले शादी। मैं कब तुझे मना कर रहा हूं? तो यश कहता है कि नहीं पापा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे शादी करनी ही है। तो धनराज सेठ कहते हैं कि तो बेटा, हम भी मजाक नहीं कर रहे हैं। ये बताओ, कोई लड़की पसंद कर रही है क्या तुमने? मैंने तो तुझसे पहले ही बोल दिया था कि ये लड़की लड़की को देखने की सिरदर्दी मुझे मत देना, अपना खुद ही देखकर हमें बता देना। तो इस पर वो शर्माते हुए कहता है कि हाँ पापा, मुझे एक लड़की बहुत पसंद है, लेकिन वो गरीब परिवार से है। तो सेठ जी कहते हैं कि देखो बेटा, अमीरी गरीबी तो कोई बात नहीं है, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। और वैसे भी हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जो हम किसी से दहेज की मांग करेंगे तो आगे बता कौन है? वो तो यश बोलता है कि पिताजी, वो लड़की थोड़ा कम पढ़ी लिखी है। तो धनराज जी कहते हैं कि बेटा, हमने तुझे पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया, वो इसलिए नहीं कि तुम किसी अनपढ़ लड़की को यहां ब्याह लाओ। तो यश कहता है कि पिताजी, बिल्कुल अंगूठा टेक नहीं है, 12वीं पास है, और जितना पढ़ी हुई है उससे कई गुना उसको नॉलेज है, बहुत टैलेंटेड लड़की है। तो धनराज जी कहते हैं कि अच्छा बेटा, और कोई भी ऐसी खास बात हो उसमें तो बता दे, और वो हंसने लगते हैं। यशवीर फिर बताता है कि पापा, वो लड़की यही हमारे ईंट के भट्टे पर काम करती है। ये बात सुनकर सेठ धनराज सिंह चौंक जाते हैं और तुरंत खड़े होकर बोलते हैं कि ये कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो, तुम कौन से भट्टे पर काम करती है? वो बोला कि जहां मैं ऑफिस में बैठता हूं उसी भट्टे पर। अच्छा, क्या नाम है उस लड़की का? तो वो बताता है कि पापा, रचना नाम है उसका। तो धनराज सेठ कहते हैं कि अच्छा, रचना जो बलदेव की बिटिया है। तो यश बोलता है कि पापा, नाम तो नहीं जानता मैं उसके माँ बाप का, पर वो अपने माँ बाप के साथ ही वहां काम करती है। अब धनराज जी अपनी मुंशी को फोन लगाकर बोलते हैं कि तुरंत भट्टे पर जाओ और बलदेव की पत्नी, उसकी बेटी, तीनों को मेरे घर तत्काल लेकर पहुंचो। दोस्तों, घर में बवाल खड़ा हो जाता है। यश की मां कहती है कि मैं तो शुरू से ही मना करती थी कि इसे भट्टे पर मत भेजो। अब किसी ने इसे जादू टोना कर दिया है, कुछ इसको खिला दिया है करवा कर। अब बताओ, बोल रहा है कि भट्टे वाली से शादी करेगा। इसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गया है। इसको हमने शहर भेजा पढ़ने के लिए, वहां इसे कोई लड़की पसंद नहीं आए, और यहां भट्टे पर मजदूरी करने वाली से शादी रचाएगा। अब धनराज भी गुस्से में बोलते हैं कि अरे भाग्यवान, अब बस भी करो, कुछ देर शांत हो जाओ, मुझे सोचने दो। अब मुंशी भट्टे पर पहुंचता है और उससे बोलता है कि आप सभी को सेठ जी ने घर पर बुलाया है, मेरे साथ आप सेठ जी के घर पर चलो। अब वो समझ जाते हैं कि वही हुआ जिसका हमें डर था। रचना की मां मुंशी के पैरों में गिर जाती है और रोते हुए कहती है कि मुंशी जी, हमारी बेटी को बचा लीजिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो मुंशी जी कुछ समझ नहीं पाते और वो बोलते हैं कि क्या बात है, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। फिर वो मुंशी को सारा मामला बताते हैं और कहते हैं कि रचना की इसमें कोई गलती नहीं है, छोटे मालिक खुद ही रोजाना इसके पास आते रहते थे। अब पता नहीं किसने सेठ जी से ये बता दिया कि हमारा क्या होगा। वो मुंशी से कहती है, अब हम लोगों को किसी तरह से बचा लीजिए, हमें यहां से निकाल दीजिए, हम लोग ये गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। मुंशी कहता है कि अरे यार, तुम लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, सोचो मेरा क्या होगा।
सेठ जी ने भी मुझे छोटे मालिक की देखरेख के लिए बोला था। मेरी नाक के नीचे ये सब इतना बड़ा कांड हो गया। अब बस वही चलो, जो होगा देखा जाएगा। वो लोग जाने के लिए मना करते हैं तो मुंशी जी कहते हैं कि यार जान से तो नहीं मार देंगे, और कौन सा तुम लोग अकेले हो, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही हूं। अगर जो भी सजा मिलेगी तो मुझे भी तो मिलेगी। दोस्तों, अब ये चारों लोग रात के 11 बजे सेठ जी की कोठी पर पहुंचने हैं। सेठ जी के सामने पहुंचते ही रचना की मां सेठ जी के पैरों को पकड़ लेती है और बोलती है कि मालिक, मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। धनराज सेठ रचना के पिता की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि यार बलदेव, जरा अपनी पत्नी को तो उठाओ और चुप रहो सभी। फिर वो रचना से कहते हैं, बेटा तुम यहां आओ और ये बताओ कि तुम इससे प्रेम करती हो या ये तुमसे प्रेम करता है। बताओ सजा किसको देनी चाहिए। तो इस पर रचना बोल पड़ती है कि इसमें इनका कोई दोष नहीं है, सारी गलती मेरी ही है। अब उधर यश कहता है कि नहीं पिताजी, ये झूठ कह रही है, गलती मेरी ही है। मैं ही इसके पास जाता था और बातचीत किया करता था। आप इसे कोई सजा नहीं दीजिए, ये लोग निर्दोष है। इतना सुनने के बाद सेठ धनराज हंसने लगते हैं और अपनी पत्नी को आवाज लगाकर बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो, यही वो लड़की है, तुम देखो और बताओ सुंदर है कि या नहीं। यश की मां रचना को देखती है तो बोलती है कि ये तो बहुत सुंदर है। तो वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारा काम हो गया। ये सुंदर के साथ साथ मेहनती और पढ़ी लिखी भी है। बलदेव जी और इनकी पत्नी, इन लोगों को मैं 20 सालों से यहां काम करते हुए देखता आ रहा हूं। इनकी ईमानदारी और हमसे वफादारी बेमिसाल है। मुझे तो इस रिश्ते से कोई भेदभाव नहीं है। मेरा अनुमान है कि रचना और यश एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जिंदगी भर एक दूसरे के साथ सुखी रहेंगे। इसके अलावा हम लोगों को और क्या चाहिए। हमारा बच्चा खुश है तो उसी में हमारी भी खुशी है। अब जो रचना के माँ बाप होते हैं कहते हैं कि सेठ जी, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हम जिंदगी भर आपके लिए मुफ्त में काम करते रहेंगे। तो सेठ जी बोलते हैं कि यार बलदेव, तो मेरे आज समधी बन चुके हो तो ये सब बातें मत करो। दोस्तों, इसके बाद रचना और यश की बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है और रचना भी अब अपने आगे की पढ़ाई फिर से शुरू कर देती है। दोस्तों, सेठ धनराज और यशवीर सिन्हा के बारे में आपका क्या ख्याल है? सेठ जी क्यों इतने जल्दी अपने बेटे की शादी के लिए मान जाते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। आपकी जो भी राय है हमें बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। आपसे एक ही विनती है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप हमारी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट की घोषणा करूंगा, आपके नाम की घोषणा करूंगा, तो प्लीज सभी कमेंट